मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। पहले हम विघटन शब्द को समझने की कोशिश करें। विघटन का अर्थ है टूटना। सोवियत संघ का टूटना। सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उसका प्रारंभ माना जाता है 1923-24 के बाद से। लेनिन के आने के बाद से, फिर स्टालिन, फिर ब्रेजनेव, खुश्चेव, ब्रेजनेव आदि आदि, और अगले करीब 30 वर्षों में सोवियत संघ जो है अपनी स्थापना के बाद एक महाशक्ति के रूप में हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से एक समय आया जब सोवियत संघ कई टुकड़ों में टूट गया, और इस टूटने की प्रक्रिया को ही विघटन कहते हैं। याद रखेंगे, टूटने के बाद ही, सोवियत संघ के टूटने के बाद ही करीब नए 15 देश सामने आए। उन नए 15 देशों में जहां कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन आदि आदि थे, जो आप नक्शे में देख रहे हैं, तो रूस भी ऐसा ही एक देश था। और जितने जो देश बने, 15 नए देश आए, उनमें एक तरीके से सबसे शक्तिशाली देश था। तो सोवियत संघ की महाशक्ति का प्रतिनिधित्व अब टूटने के बाद, विघटन के बाद कौन करता था? रूस। तो कृपया किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो कि सोवियत संघ और रूस एक ही है। नहीं, दोनों अलग अलग थे। सोवियत संघ बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसका बाद में विघटन हुआ 1991 में, और उस विघटन के बाद रूस नामक नए देश का जन्म हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव जो उस समय राष्ट्रपति थे, 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1984-85 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ये एक बहुत बड़ा पद होता है किसी भी कम्युनिस्ट देश में। वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी, एकमात्र पार्टी होती है, उसका महासचिव बनना सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। तो उसके गोर्बाचेव महासचिव बने, और इस दौरान जो सोवियत संघ है, पाश्चात्य देश सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। जब यहां गोर्बाचेव ने गद्दी संभाली, उस दौरान पश्चिम में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। वैज्ञानिक परिवर्तन, संचार माध्यम बहुत बढ़ गए थे, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे थे। यानी पश्चिमी देश आर्थिक रूप से दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे थे उस काल में। तो यहां गोर्बाचेव किसी अन्य मामले में फंसे हुए थे। ऐसा नहीं कि गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों की प्रगति को अनदेखा कर दिया और कुछ प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों की प्रगति को देखकर और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम पीछे न रहें, उन्होंने अपने देश में भी, यानी रूस में भी बहुत से सुधार लाए। सोवियत संघ में बहुत से सुधार लाए, कई परिवर्तन किए। उनकी बराबरी करने के लिए उन्होंने ये सब सुधार किए और कहा कि ये बहुत ही जरूरी है यदि हमें पश्चिमी देशों की बराबरी करना है। तो गोर्बाचेव ने इसके लिए क्या किया? उन्होंने पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का प्रयास किया। आपको याद होगा, मैंने जब स्टालिन की बात की थी तो मैंने कहा था कि स्टालिन और उसके बाद स्टालिन एक तरीके से बहुत डिक्टेटोरियल था, अधिनायक था, डेमोक्रेसी में कतई विश्वास नहीं करता था, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं था। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि गोर्बाचेव के आते आते स्थितियां थोड़ी बदल गई थी, और गोर्बाचेव ने पश्चिमी जगत की नकल करते हुए या पश्चिमी जगत को अनदेखा न करते हुए अपने देश में भी कुछ सुधार लाने का प्रयास किया।
पर दुर्भाग्य ये सुधार कुछ गलत दिशा में चले गए। और ये सुधार ऐसे थे जैसे कि मानो घोड़े की लगाम को छोड़ दिया जाए, उसके बाद लगाम को पकड़ना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे यहां हुआ, जब गोर्बाचेव ने कुछ सुधारों की घोषणा की, कुछ बोलने का अधिकार वहां के नागरिकों को दिया, संगठन बनाने का अधिकार वहां के नागरिकों को दिया, तो वहां के नागरिक जो इतने वर्षों तक कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत अपनी बातें नहीं रख पाते थे, अब थोड़े उत्तेजित हो चले और अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। तो जब पश्चिमी जगत क्रांतिकारी दौर से गुजरा था, हमारे यहाँ गोर्बाचेव रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर कुछ सुधारों का प्रयास कर रहे थे। और ये सुधारों के प्रयास के पीछे उद्देश्य क्या था कि हम पश्चिमी देशों की ताकत की बराबरी कर सकें, परिवर्तित परिस्थितियों में पश्चिमी देशों की बराबरी कर सकें, और इस प्रकार सोवियत संघ में भी सुविधाएं प्रारंभ करने की जरूरत है, ऐसा इस काल के नेताओं का मानना था। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि गोर्बाचेव ने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की विदेशों से, अपने देश में लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश की, और साथ ही कुछ और परिवर्तन लाए, जिससे यह साबित होता है कि सोवियत संघ एक तरीके से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, या वह भी समाजवाद से थोड़ा त्रस्त हो चला है। पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने, पहली बात, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने, दूसरी बात। ये दो बातों से को जैसे ही लागू किया, कुछ बिल्कुल अनपेक्षित परिवर्तन सोवियत संघ में हुए, जिसका उन परिवर्तनों का आभास किसी को भी कतई नहीं था। इन परिवर्तनों का आभास नहीं होने का परिणाम क्या हुआ कि गोर्बाचेव और तत्कालीन सोवियत संघ के शासक इन परिवर्तनों को रोकने के लिए, इन परिवर्तनों को दिशा देने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी कारण वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका जिक्र बाद में और होगा। पूर्वी यूरोपीय देश वे सोवियत गुट के सदस्य थे, क्योंकि सोवियत सीमा से लगे हुए थे और एक तरीके से सोवियत संघ के पश्चिमी भाग का ढाल का काम भी करते थे। इन देश के नागरिकों ने धीरे धीरे परेशान होकर सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि सोवियत प्रणाली से वे एक तरीके से ऊब चुके थे, खिन्न हो चुके थे। और दूसरी ओर उनके पश्चिम में जो यूरोपीय देश थे, उनकी प्रगति उनको स्पष्ट दिखाई दे रही थी, आर्थिक प्रगति। तो इस तरीके से इन्होंने विरोध करना आरंभ किया, और गोर्बाचेव के शासनकाल में सोवियत संघ ने निश्चित रूप से सुधार की कोशिश की। गोर्बाचेव ने तो पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट जैसे राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उससे कोई विशेष अंतर नहीं आया। इस काल में तो बल्कि गोर्बाचेव ने जो इन देशों में जो गड़बड़ियां हो रही थीं, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप भी नहीं किया। पहले क्या होता था, गोर्बाचेव के पूर्व यदि किसी सैटेलाइट देश में, किसी देश में जो सोवियत खेमे का सदस्य है, वहाँ किसी तरह की स्वतंत्रता या किसी तरह का विद्रोह या विरोध होता था, तो सोवियत संघ की सरकार उसे बखूबी पूरी तरह से कुचलती थी, पनपने नहीं देती थी ऐसे विद्रोहों को। पर गोर्बाचेव जो स्वयं सुधारवादी थे, स्वयं उदारवादी विचारों के थे, थोड़ा लोकतांत्रिक विचारों से उनका वाकिया था, उन्होंने एक तरीके से यहाँ होने वाले किसी तरह के जन विद्रोह पर उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, उसे वैसा ही छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ
कि इस कारण साम्यवादी सरकारें जो थी एक एक करके इन देशों में गिरने लगी, उनका पतन होने लगा। मैं किन देशों की बात कर रहा हूँ? पूर्वी यूरोप के उन देशों की जिनको आपने नक्शे में देखा है, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, उसके बाद बल्गारिया, हंगरी, पोलैंड आदि आदि। तो ये देश धीरे धीरे साम्यवादी प्रभाव से अपने को मुक्त करने लगे, वहाँ पे साम्यवादी सरकारों का पतन होने लगा और इस प्रकार सोवियत संघ के बाहर उनके जो संबंधित देश थे, उनके गुट के, वहाँ स्वतंत्रता के बहार चली। अब जब सोवियत संघ के बाहर उसके गुट के देशों में ऐसे स्वतंत्रता के आंदोलन और विरोध और विद्रोह शुरू हुआ, निश्चित रूप से इसका असर सोवियत संघ के अंदर की राजनीति में भी और अंदर की जनता में भी होगा। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन बदलावों के कारण आंतरिक मामलों में भी संकट के बादल मंडराने लगे थे, खतरा दिखने लगा था। जब हवा बहती है तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है, और वही यहाँ हुआ कि सोवियत संघ के अंदर भी अब विद्रोह, विरोध और खिन्नता और आदि ये सब शुरू हो गया। विघटन की प्रक्रिया की ये शुरुआत थी, सोवियत संघ के टूटने की शुरुआत, इसी को ही माना जा सकता है। और गोर्बाचेव के आर्थिक प्रयास, गोर्बाचेव के राजनीतिक सुधार, लोकतंत्र की नीति, एक तरीके से उसने यहाँ पर इस टूटने की प्रक्रिया को, विघटन की प्रक्रिया को एक तरीके से गति दे दी, क्योंकि गोर्बाचेव अब हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। वे जनता के लिए थे, लेकिन कुचलना उनकी नीति से परे था। जनता की आवाज़ को कुचलना उनके अपने स्वयं विचारों के परे था। एक तरीके से सोवियत संघ के अंदर ही इन सुधारों का जो असर होना था वह ना हो करके उल्टा इसने स्वतंत्रता को, विद्रोह को, विरोध को बल दे दिया, इसका प्रारंभ हो गया। खुलकर इसका सभी जगह एक तरीके से विरोध होने लगा, यहाँ तक कि लोकतंत्री नीति भी अब स्पष्ट दिखाई देने लगी। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो गर्मपंथी नेता थे, गोर्बाचेव और उनका गुट तो एक तरीके से उदारवादी था, नरमपंथी था, पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के जो उग्र नेता थे, गर्मपंथी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी की भावनाओं पर लकीर के फ़कीर की तरह विश्वास करते थे और किसी तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्होंने भी गोर्बाचेव का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार किसी न किसी कारण से अंदरूनी मामले में भी जनता ही अब विरोध नहीं करने लगी, बल्कि पार्टी के अंदर भी गोर्बाचेव की नीति के विरोध में अब एक तरीके से लोग खड़े हो गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी के इन गर्मपंथी सदस्यों ने एक तरीके से सैनिक तख्ता पलट का प्रयास भी करवाया। 1991 में एक तरह का षड्यंत्र रचा गया सैनिकों के माध्यम से, और तख्ता पलट की कोशिश की गई ताकि गोर्बाचेव को हटाया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन यह प्रयोग, यह तख्ता पलट का प्रयास असफल रहा। इस तख्ता पलट में के प्रयास में येल्सिन नाम के व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी। येल्सिन, बोरिस येल्सिन, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इस भूमिका में ये स्पष्ट था कि बोरिस येल्सिन जो हैं वो गोर्बाचेव के खिलाफ हैं। और इस प्रकार यद्यपि गर्मपंथियों का प्रयास असफल रहा, पर येल्सिन गोर्बाचेव का विरोध करने के कारण एक नायक के रूप में उभरे और इतना उन्होंने अपना आधार बढ़ा लिया कि 1991 में जो पहले आम चुनाव हुए वहाँ पर
रूस के आम चुनाव में वे स्वतंत्र रूस के पहले राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। अब ऐसा दौर शुरू हो चुका था जब सत्ता यानी शासन या शासन का केंद्र मॉस्को से हटकर इन गणराज्यों की ओर झुकने लगा था। जो सोवियत संघ टूटा तो जो 15 राज्य बने उनमें से कई गणराज्य थे। गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। और रिपब्लिक क्या होता है? वो ऐसा देश रिपब्लिक कहलाता है जिसका मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। मैं पुनः बता दूं, गणतंत्र गणराज्य वह देश होते हैं जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता हो। भारत एक गणराज्य है। भारत का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नीचे आते हैं। भारत का मुखिया प्रधानमंत्री ना होकर के राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? जनता करती है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का अर्थ जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, एमएलए और एमपी को, विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों को, और जनता के चुने हुए ये सदस्य जनता के बिहाफ में राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति का चयन इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से ही सही, जनता करती है। इसलिए भारत क्या है? गणराज्य। तो ऐसे सोवियत संघ में जहां अभी तक एक पार्टी शासन था, जहां पर अभी तक तानाशाही थी, जहां पर अभी तक स्वतंत्रता का, बोलने का अधिकार नहीं था, वहां पर अब एक तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, गणतांत्रिक गणराज्य बने, गणतांत्रिक व्यवस्था सामने आई। और ये जो झुकाव गणतंत्रों की ओर था, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये जो गणतंत्र का जो झुकाव था, ये आप देखेंगे कि मुख्यतया सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो यूरोपीय प्रभाव में थे, यानी पश्चिमी यूरोप के देशों के निकट जो थे, वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा, इस गणतंत्रता का, इस गणराज्य की भावना का। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये देश देखिए नक्शे में, ये पश्चिम की तरफ है। और इसलिए यदि हम पश्चिम की तरफ के यूरोप के देशों की बात करें तो उन पर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों का ज्यादा प्रभाव था। ये लोग अपने आप को संप्रभु भी मानते थे। संप्रभु यानी सार्वभौम। सार्वभौम को अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन। तो ये ऐसा देश, ये जो नए देश थे, ये अपने को संप्रभु मानने लगे, अपने को ये मानने लगे कि हमारे ऊपर कोई शासक नहीं है। जैसे भारत अपने को संप्रभु मानता है, भारत कुछ भी निर्णय लेगा, किसी भी मामले में भारत के द्वारा लिया गया निर्णय किसी अन्य देश के दबाव में नहीं हो सकता, और यही कहलाता है संप्रभुता। किसी अन्य देश के दबाव में निर्णय न लेने की क्षमता, दबाव में न आने की बात संप्रभुता कहलाती है। तो यहां भी यही हुआ कि गणराज्य की ओर झुक गए ये सारे देश। जो पहले साम्यवादी थे, जो पूर्व में समाजवादी देश थे, अब उनका झुकाव गणराज्य की व्यवस्था की ओर हो गया। अब उनका झुकाव यूरोप के अन्य देशों के प्रभाव पर हो गया और अपने को ये लोग स्वतंत्र मानने लगे। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मध्य एशियाई गणराज्य जो आप देख रहे हैं, जो सोवियत संघ से अलग हुए, ये गणराज्य, इन्होंने कभी भी आजादी की मांग नहीं की थी। आजादी तो वे देश मांग रहे थे जो नक्शे में दिख रहा है, जो यूरोप, पश्चिमी यूरोप के निकट थे। वे देश नहीं जो रूस, जो सोवियत संघ के एशियाई खेमे में थे। मैंने जैसा पहले बताया, सोवियत संघ इतना विशालकाय देश था कि उसका जहां आधा हिस्सा एशिया महाद्वीप में, तो आधा हिस्सा यूरोप महाद्वीप में था। तो एशिया महाद्वीप में यूरोप के जो हिस्से थे
और जो स्वतंत्र घोषित हुए वे लोग एक तरीके से आजादी नहीं मांग रहे थे। ये गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से बाहर थे, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से तो बाहर थे। किसी तरह ये समस्या बढ़ती जा रही थी, पर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि इस समस्या का निराकरण कर लिया गया और ये जो स्वतंत्र जो इस समस्या का निराकरण करते हुए ये हुआ कि इन सदस्यों को भी राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य घोषित किया गया, उन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य माना जाने लगा। और ऐसा करके ये जो समस्या थी कि इनको कैसे मिलाया जाए राष्ट्रकुल में, इसका निराकरण कर लिया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी का दर्जा दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी। जैसा पहले बताया गया कि सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले जो 15-16 टुकड़े थे, 15-16 राष्ट्र थे या 15-16 जो भाग थे, उसमें रूस का दबदबा बहुत ज़्यादा रहता था और इसीलिए अन्य 14 जो हिस्से थे वे एक तरीके से अपने को कमज़ोर महसूस करते थे, अपने को उनकी आवाज़ दबी रहती थी, ऐसा महसूस करते थे। परिणाम क्या कि जब सोवियत संघ टूटा, विघटन हुआ, तो रूस पुनः सर्वशक्तिशाली देश के रूप में उभरा और एक तरीके से उसे सोवियत संघ के समस्त चीज़ों का उत्तराधिकारी देखा जाने लगा। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां जितनी सोवियत संघ ने की थी अपने काल में, 70 वर्ष के काल में, सोवियत संघ के द्वारा की गई समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों का निवारण, पालन, अनुपालन आदि की जिम्मेदारी रूस की मान ली गई। यानी दूसरे देशों ने जो सोवियत संघ से संधि की थी, अब वे उस संधियों के पालन, परिपालन, अनुपालन के लिए वे अब रूस के साथ बातचीत करेंगे, अन्य देशों के साथ नहीं। दूसरा जो परिवर्तन आया, सुरक्षा परिषद में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की जो सीट थी वह अब रूस को दे दी गई सर्वमान्य तरीके से। परिणाम क्या हुआ कि रूस महाशक्तिशाली होने की तरफ बढ़ने लगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब वह बढ़ने लगा और इस प्रकार पूर्व में जो जितने गणराज्य थे उनमें सोवियत संघ के बाद अब रूस काफ़ी आगे बढ़ गया और सुरक्षा परिषद में उसको एक सीट मिल गई। इसके साथ ही परमाणु शस्त्र के मामले में रूस एकमात्र देश था उन सब देशों में जिसके पास परमाणु हथियार थे। परिणाम, जितने भी परमाणु समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ ने किए थे, आपको बता दूं कि इस काल में, शीत युद्ध के काल में, जहां एक ओर प्रारंभ के 20-25 वर्ष खूब परमाणु बमों का निर्माण हुआ, अंतिम 15 वर्षों में लगातार ब्रेजनेव के बाद ये प्रयास हुए कि निःशस्त्रीकरण हो, परमाणु निःशस्त्रीकरण हो, परमाणु बमों की संख्या को कम किया जाए, उसे सीमित किया जाए, उसे नष्ट किया जाए। और इसके लिए पूरे विश्व में कई दौर, राजनीति के, कूटनीति के, संधियों के दौर चले और उस संधि में जहां अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र रहते थे, वहीं दूसरी ओर से, दूसरे पक्ष से सोवियत संघ अकेला रहता था। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका स्थान रूस ने ले लिया और समस्त अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते, निःशस्त्रीकरण के प्रयास, परमाणु वार्ताओं में सोवियत संघ के स्थान पर अब रूस को वह स्थान दिया जाने लगा, जिसके कारण अब रूस की सत्ता, रूस की शक्ति बढ़ने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस सोवियत संघ का ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि सोवियत संघ का एक नया रूप बन के उभरा।